नमस्कार दोस्तों, मैं रुकेश वाइकर आप सबका स्वागत करता हूँ nomytrades.com पे। और आपने ये जो कोर्स चुना है इससे ये साबित होता है कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं। जहाँ है आप वहाँ नहीं रहना चाहते, वहाँ से कहीं और अपने लाइफ को मूव करना चाहते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको कि स्टॉक मार्केट का आपको A to Z जितना भी नॉलेज मैं दे सकूँ, क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं, क्या बेस्ट से बेस्ट मैं आपको इसमें दे सकूं, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और क्या हम इसमें सीखने वाले हैं, क्या है स्टॉक मार्केट, क्या है NSE, BSE, एक्सचेंजेस क्या होते हैं, ब्रोकरेज क्या होता है, किस तरीके से ब्रोकरेज लगता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं nomytrades.com। सो वेलकम फ्रेंड्स, nomytrade.com पे आपका स्वागत है, जहां हम अर्न व्हाई यू लर्न, जहां हम सीखते सीखते पैसा कैसे कमाया जाता है ये सीखेंगे। मैं रुकेश वाइकर आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहली चीज जो है, हम स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना शुरू करेंगे तो पहली चीज आती है कि जो बेसिक कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरीके से इसमें स्टॉक्स बाय किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं, किस तरीके से ब्रोकर्स काम करते हैं, ब्रोकरेज क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सचेंजेस क्या है। NSE BSE आपने सुना होगा, तो NSE और BSE क्या है। उसके बाद में डिपॉजिटरी NSDL, और नेक्स्ट है सेबी क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी क्या पावर्स है, क्या अथॉरिटीज़ है इनके पास में, और किस तरीके से ये मार्केट पे वॉच रखते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। उसके बाद में है ब्रोकर। हमने सुना स्टॉक मार्केट में कि ब्रोकरेज कितना लगता है, या आपका कौन सा ब्रोकर है, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो हम देखेंगे कि एक्चुअल में ब्रोकर क्या होता है, कौन है ब्रोकर, आज की डेट में इंडिया में सबसे बेस्ट ब्रोकर्स कौन से हैं, क्या ब्रोकरेज प्लान्स है, और किस तरीके से वो ब्रोकरेज हमें अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद में फिर आता है डीमेट अकाउंट क्या है। हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग अगर करना शुरू करना चाहते हैं तो हमें एक डीमेट अकाउंट खोलना होता है। तो वो डीमेट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स में जानेंगे इस चैप्टर में। और मैं कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स और ऐप्स आपके साथ में शेयर करूँगा जो आपको और ज़्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और आपको ग्रो होने में हेल्प करेंगे। सेबी क्या है? तो बेसिकली सेबी जो है एक गवर्नमेंट ऑथराइज बॉडी है जो इक्विटी मार्केट पे वॉच करती है। जैसे मान लीजिए RBI, आपने हम सब ने सुना ही है कि RBI क्या होता है। RBI एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो बैंकों पे वॉच करता है। जितनी भी बैंक्स इंडिया में काम करती है या ऑपरेटिंग में है, उन सारी जो बैंक्स है उन पे वॉच करने का काम कौन करता है, RBI करता है। उसी तरह IRDA आपने सुना होगा। IRDA क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर में जितनी भी कंपनीज या जितनी भी कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है, उन पे वॉच करने के लिए गवर्नमेंट की एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जिसे IRDA कहते हैं। उसी तरह जो फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट सभी तरह का, उस पे वॉच करने के लिए गवर्नमेंट का एक बॉडी है जिसे हम कहते हैं सेबी। और सेबी का जो फुल फॉर्म है उसे कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट का बॉडी है जो इक्विटी मार्केट पे वॉच करता है, और जिसका जो स्थापना है वो 1992 में हुआ है। और इसका जो ऑपरेटिंग सेक्टर है वो है स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट में इसका जो सेक्टर है,
जैसे आरबीआई का बैंक है, तो सेबी का जो है ये फाइनेंशियल सेक्टर है, मतलब सिक्योरिटीज से रिलेटेड सारी चीज़ें सेबी देखता है। तो से सभी ब्रोकर्स, एक्सचेंजेस, ये सब और क्लाइंट्स भी इवन, ये सब सेबी के अंडर में ही आते हैं, सेबी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। एक्सचेंजेस, मेनली दो एक्सचेंजेस हमारे इंडिया में एक्टिव है या वेल नोन है। पहला है एनएससी और दूसरा है बीएससी। तो देखते हैं कि एनएससी और बीएससी क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनएससी क्या है। एनएससी इज अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका नाम है, जो 1992 में फाउंड हुआ था। और हर जो भी कंपनी है, जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसे एक्सचेंज में लिस्टेड होना होता है। तो जो मेन हमारे दो एक्सचेंज है, पहला है एनएससी और दूसरा है बीएससी। तो दोनों में भी वो लिस्टेड हो सकती है या किसी एक में भी लिस्टेड हो सकती है। लेकिन मेनली जो बड़ी कंपनीज है, जिनके टर्नओवर काफ़ी बड़े हैं और वेल नोन और रेपुटेड कंपनियां हैं, वो आपको दोनों एक्सचेंजेस पे अवेलेबल होती है। मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी वो लिस्टेड होगी और बीएससी में भी लिस्टेड होगी। तो सब अभी हम देख रहे हैं कि एनएससी क्या है और इसका मार्केट कैप क्या है। तो 2.27 ट्रिलियन डॉलर का इसका मार्केट कैप है एनएससी का। एनएससी का मार्केट कैप जो है वो 2.27 ट्रिलियन डॉलर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा फंड है। एक छोटे से एग्जांपल से आप समझोगे कि हमारा जो इंडिया का जीडीपी है, कंप्लीट जीडीपी है साल का, वो है 4 to 5 ट्रिलियन डॉलर। 4 to 5 ट्रिलियन डॉलर हमारा इंडिया का जीडीपी है। और सिर्फ एनएससी का जो मार्केट कैप है, मतलब कैपिटल वैल्यू जो है, वो 2.27 ट्रिलियन डॉलर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इस मार्केट का पोटेंशियल है, कितना बड़ा फंड इसमें इन्वॉल्व है। और जो स्टॉक मार्केट है, इसे हम इक्विटी मार्केट भी कहते हैं या कैश मार्केट कहते हैं। कैश मार्केट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो ये आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं, ये कोई स्कैम के आंकड़े नहीं है कि 21,000 करोड़ का कोई बजट पास हो गया या ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअल आंकड़े, इतना एक्चुअल कैश वहाँ पे फ्लो होता है रोज, इसीलिए इसे कैश मार्केट भी कहा जाता है और इसे इक्विटी मार्केट भी कहा जाता है। तो एनएससी जो है, इसका जो इंडिकेटर्स है, आपने सुना होगा सेंसेक्स या निफ्टी आज बहुत बढ़ गया या आज बहुत घट गया। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। और इसके जो की पीपल है वो है मिस्टर गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, और जो एमडी है वो है विक्रम लिमय। उसके बाद में ऑलमोस्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 1600 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। आप 1600 से ज़्यादा कंपनियों में एनएससी में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, एक फॉर एग्जांपल टीसीएस, ये जो कंपनी है, ये एनएससी पे भी लिस्टेड है और बीएससी में भी लिस्टेड है। इसका जो रेट होता है स्टॉक्स का, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, कुछ बहुत नॉमिनल पैसे का ही डिफरेंस होता है दोनों में। तो इस तरीके से एनएससी हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं बीएससी, जो हमारा नेक्स्ट और काफ़ी पॉपुलर एक्सचेंज है, वो है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये बिल्डिंग आपने देखा होगा, जो मुंबई में है। मैं भी जाके आया हूँ यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है और ये सिंबल है स्टॉक मार्केट का। तो ये मुंबई में है। और आपने न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में इस बिल्डिंग को अक्सर देखा होगा कि आज स्टॉक मार्केट जब भी चढ़ता है या गिरता है, ये बिल्डिंग उसका साक्षी होती है। तो ये बीएससी बिल्डिंग है, जहाँ से सारा बीएससी से रिलेटेड कामकाज ऑपरेट होता है। तो इसमें क्या है, बीएससी मतलब क्या है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये हमारे इंडिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। कितना पुराना है कि ये 1875
में ये इस्टेब्लिश हुआ है, तब से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग हो रहा है। और इसका जो मार्केट कैप है वो 2.8 ट्रिलियन डॉलर है। तो जो दोनों एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उसका एक अलग मार्केट कैप है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका एक अलग मार्केट कैप है। तो इस तरीके से इतना बड़ा फंड का, स्टॉक्स का इन एक्सचेंजेस में रोज खरीदी बिक्री होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा पैसा इस मार्केट में इन्वॉल्व है। तो इसमें से आप कुछ 5-10-100 करोड़ निकाल लो और 2-4-10-100 करोड़ इसको दे दो, क्या इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतना बड़ा ये समंदर है पैसों का। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, और इसमें जो इंडिकेटर्स है वो है सेंसेक्स। इसके जो की पीपल है वो विक्रमजीत जी सेन जो चेयरमैन है, और आशीष कुमार चौहान जो है इसके सीईओ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ऑलमोस्ट 5,000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। आपने देखा होगा कि टर्नओवर के मामले में जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो बड़ा है, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये पुराना है। तो सबसे ज़्यादा जो कंपनीज है स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ही है। और जैसे कि हमने देखा कि कोई भी स्टॉक हो उसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएसई दोनों ही जगह लिस्टेड होना पड़ता है। अगर कोई स्टॉक, कोई भी कंपनी जो अपने आप को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल कराना चाहती है या पब्लिक लिमिटेड होना चाहती है, उस कंपनी को आपको एक्सचेंज पे लिस्टेड कराना होता है। एक्सचेंज या तो एनएससी या तो बीएसई। अब कई ऐसे जो बड़े स्टॉक्स हैं वो दोनों जगह लिस्टेड होते हैं। जैसे यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि टीसीएस जो है ये एनएससी में भी लिस्टेड है और बीएसई में भी लिस्टेड है। तो कुछ जो बड़े स्टॉक है वो आपको एनएससी पे भी लिस्टेड मिलेंगे, बीएसई में भी लिस्टेड मिलेंगे। तो ट्रेडिंग के लिए उन्होंने अपने आप को दोनों एक्सचेंजेस पे अवेलेबल कराया हुआ है। जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के लिए आपको कोई एक ही चुनना होगा। या तो मान लीजिए यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल टीसीएस एनएससी चुन रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए, तो मुझे टीसीएस एनएससी में ही ट्रेडिंग करनी है। मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि मैंने बाय तो कर लिया टीसीएस एनएससी में और सेल मैं कर रहा हूँ टीसीएस बीएसई, तो ये अलाउ नहीं होता है। इस केस में क्या होगा, आपको फ्रेश ऑर्डर लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो निफ्टी है, निफ्टी जो 14,700 इसका करंट रेट कुछ चल रहा है, और जो सेंसेक्स है वो ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि दो हमारे मेजर एक्सचेंजेस हैं। पहला है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसी में हम ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यहाँ इन दोनों एक्सचेंज में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है डिपॉजिटरी। थोड़ा हम इसे समझ लेते हैं कि डिपॉजिटरी क्या है। एनएसडीएल डिपॉजिटरी क्या है, जो स्टॉक्स हम खरीद रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई खेत में से कोई फसल हमने काट के लेके आ गए, गेहूँ या चावल, तो वो डायरेक्ट सेल के लिए मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। हो भी सकती है, या अदरवाइज अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए उसको रखना है तो उसको हमें किसी गोडाउन में स्टोर करके रखना पड़ता है। तो वैसे ही जो स्टॉक्स हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं उनको हमें डिपॉजिटरी में डिपॉजिट होता है। ये जो डिपॉजिटरी है ये गवर्नमेंट की होती है। और जो दो बेसिक डिपॉजिटरी हमारे इंडिया में काम करती है वो पहली है एनएसडीएल मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये पहली डिपॉजिटरी है जो कि एनएससी से बिलोंग करती है। इसका जो प्राइमरी मार्केट है वो है एनएससी। दूसरा जो है वो है सीडीएसएल मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो ये जो है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो स्टॉक्स लिस्टेड है उसको वॉच करते हैं। इसका जो प्राइमरी मार्केट है वो है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो
सिंपली ध्यान में रखिए, जो भी स्टॉक्स हम लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके ट्रेडिंग अकाउंट से डीमेट अकाउंट में शिफ्ट हो जाते हैं। ये किस तरीके से होता है, क्या होता है, ये हम थोड़ा आगे देखेंगे। अभी डिपॉजिटरी को अगर समझना है तो सिर्फ इतना समझिए कि लॉन्ग टर्म के लिए जो भी स्टॉक्स हम होल्ड करते हैं वो सारे के सारे स्टॉक्स डिपॉजिटरीज में जमा हो जाते हैं। अगर आपका कोई स्टॉक्स एनएससी में है तो वो एनएसडीएल के पास में जाएगा, और कोई बीएससी में आपने स्टॉक खरीदा है तो वो जाएगा सीडीएसएल। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि हाउ मेनी एक्टिव एक्सचेंजेस इन इंडिया, कितने एक्सचेंजेस इंडिया में अवेलेबल है। इंडिया में सिर्फ 2 ही एक्सचेंजेस जो है वो क्या कहेंगे, एक्टिव है या वेल नोन है। पहला है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएससी। तो ये 2 ही एक्सचेंज हमारे यहाँ पे एक्टिव है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे एक्सचेंजेस है, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं है, या फिर वो ऑनलाइन इसलिए पॉपुलर नहीं है, ये कह सकते हैं कि उन्होंने ऑनलाइन उसमें ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती है, इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ऐसे ही कुछ एक्सचेंजेस की लिस्ट अभी हम देखेंगे यहाँ पे। तो आपने देखा यहाँ पे कि कलकत्ता एक्सचेंज है, जैसे बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ही कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज है। इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज है, उसके बाद में इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज है। तो इस तरीके से काफी सारे एक्सचेंजेस है जो एक्टिव है बट इतने फेमस नहीं है। नेक्स्ट जो कॉमन क्वेश्चन है वो है कि कैन वी बाय स्टॉक इन एनएससी एंड सेल इन बीएससी। तो इसका क्लियर कट आंसर है नो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोई स्टॉक एनएससी में खरीदे और उसको बीएससी के इसमें बेचे। मान लीजिए आपने खरीदते वक्त टीसीएस एनएससी खरीदा, लेकिन आप बेचते वक्त टीसीएस बीएससी में बेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा, एक फ्रेश ऑर्डर लग जाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप कोई चीज़ बाय करके सेल कर सकते हैं या सेल करके फिर बाय कर सकते हैं। तो आपने पहले मान लीजिए बाय किया है टीसीएस एनएससी और अब आप सेल कर रहे हैं, तो इस अभी आप अगर सेल कर रहे हैं टीसीएस बीएससी, तो उसमें आपका पहला जो ऑर्डर है वो टीसीएस एनएससी में लग जाएगा और दूसरा जो ऑर्डर है वो टीसीएस बीएससी में लग जाएगा। तो ये 2 अलग अलग ऑर्डर लग जाएंगे। ध्यान रखिए, जो भी स्क्रिप्ट में आप काम कर रहे हैं उसी में कीजिए, या तो एनएससी में कीजिए या बीएससी में कीजिए, कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में ब्रोकरेज सेम लगता है। टैक्सेस का बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बहुत नॉमिनल डिफरेंट है। तो मेरा आपसे सजेशन रहेगा कि जो भी आप चुनते हैं, या तो कोई स्टॉक एनएससी में चुनिए या बीएससी में चुनिए और उसी में ट्रेड कीजिए। कोई डिफरेंस नहीं है, बेसिक बहुत छोटा मोटा डिफरेंस है टैक्स का वगैरह, अदरवाइज और कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू आई फील कंप्लेंट अगेंस्ट सेबी ब्रोकर। इन केस मैंने पहले ही कहा कि जैसे बैंकों में हमारे साथ में कुछ अगर गड़बड़ होती है तो आरबीआई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आरबीआई कस्टमर्स के आरबीआई कस्टमर्स के अधिकारों के लिए लड़ता है। वैसे ही यहाँ सेबी, स्टॉक मार्केट में सेबी आपके अधिकारों के लिए लड़ती है, क्लाइंट्स के अधिकारों के लिए लड़ती है। और इसका सेबी का बहुत ज़्यादा दरारा है। वो जो आपने स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम, ये सब सुना होगा, ये बहुत पुराने टाइम में हुए हैं। अभी टेक्नोलॉजिकली इतना सब स्ट्रांग हो गया है, तो अभी ये सब चीज़ें होना पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर है। क्योंकि सेबी का इतना वॉच है सब पे, और बहुत बड़ा पेनल्टी पे करना पड़ता है। अगर कोई छोटी सी भी गड़बड़ अगर किसी कंपनी ने की और वो सेबी के नज़र में आ गई, तो बहुत बड़ा पेनल्टी सेबी उस पर लगाती है। आपने देखा होगा कि भारतीय एयरटेल पे 10 करोड़ का जुर्माना लगा दिया, या रिलायंस पे 200 करोड़ का जुर्माना सेबी ने लगा दिया। तो ये जो जुर्माना है ये सेबी बहुत स्ट्रिक्टली लगाती है, इसलिए कोई भी कंपनी, बहुत रेयर चांसेस है जो आपके साथ में चीट करे आज की डेट में। नेक्स्ट जो बेसिक कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट में वो है ब्रोकर। ब्रोकर को हम जिसे कहते हैं दलाल।
तो ये दलाल या ब्रोकर की क्या भूमिका है स्टॉक मार्केट में, ये सबसे पहले हम देखते हैं। कोई भी ब्रोकर जिसको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाना है क्लाइंट्स के लिए, उसे एनएससी या बीएससी में उसे लिस्टेड होना होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उसे लिस्टेड होना होता है। और आज की डेट में 200 से 250 ब्रोकर्स जो है नेशनल एनएससी में और बीएससी में एक्टिव है, जो क्लाइंट्स को ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर। तो अब समझते हैं कि ब्रोकर क्या है, क्या रोल है ब्रोकर का, किस तरीके से ब्रोकर काम करता है। सबसे पहले देखते हैं कि कोई कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होना चाहती है या स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, अभी मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो गई, उसने एनएससी या बीएससी में लिस्टेड कर दिया, तो इसके स्टॉक्स अगर लोगों को खरीदने हैं, मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है जिसने अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कर दिया, पब्लिक लिमिटेड कर दिया, अब उसे अपने स्टॉक्स बेचने हैं, तो कोई भी कंपनी क्लाइंट तक नहीं जाती है। तो उसने क्या कहा, अभी हजारों और लाखों क्लाइंट्स तक कंपनी को पहुंचना, क्योंकि कंपनी का काम क्या है, कंपनी का काम है अपने बिजनेस को देखना, कंपनी का काम है अपने प्रमोशंस को देखना, कंपनी का काम है प्रॉफिट किस तरीके से जनरेट होगा, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना। तो कंपनी स्टॉक्स बेचने के चक्कर में नहीं रहती है, तो उसने क्या किया, एक अपने आप को एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड कर दिया और ब्रोकर्स को अथॉरिटी दे दी कि भाई आप हमारे स्टॉक्स को बाय और सेल कीजिए, और जो भी आप स्टॉक्स बाय और सेल करेंगे हम उस पर आपको क्या देंगे, ब्रोकरेज देंगे। तो मान लीजिए कोई ये XYZ कंपनी है, अब इसने एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड कर लिया। अब एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड करने के बाद में ये एक ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आ गई है। जैसे मान लीजिए कोई ब्रोकर है जो आपको ऐप प्रोवाइड करेगा, उस ऐप में आप उस कंपनी का नाम सर्च करेंगे तो उसका डिटेल्स आ जाएगा, उसका शेयर प्राइस आ जाएगा, उसमें आपको कितना लोग बाय करने के लिए खड़े हैं या उसका शेयर सेल करने के लिए खड़े हैं, ये सारी चीज़ें ब्रोकर के उस ऐप में हमें दिखती है। तो कंपनी डायरेक्ट क्लाइंट को स्टॉक नहीं देती है, ब्रोकर को वो अथॉरिटी देती है कि आप हमारे स्टॉक्स क्लाइंट्स को सेल या बाय कीजिए, और ब्रोकर जो ये अथॉरिटी है वो क्लाइंट को देते हैं। तो ब्रोकर ने एक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें इंटरनेट के थ्रू आपको एक ऐप प्रोवाइड किया है, क्लाइंट कोड और आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया है, जिसके थ्रू आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अब जो डीमेट क्लाइंट, कोई भी स्टॉक अगर आपको खरीदना और बेचना है तो उसके लिए आपको एक अकाउंट चाहिए होता है, जिसे डीमेट अकाउंट कहते हैं। डीमेट अकाउंट क्या है, काफ़ी सारी उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती है। तो ये सारी फॉर्मेलिटी वो कंपनी नहीं करेगी। कंपनी का काम क्या है कि प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है, ये काम है कंपनी का, वो ये सारे झमेले नहीं करती। इसीलिए उन्होंने क्या किया है, ब्रोकर्स को अपॉइंट किया है कि आप क्लाइंट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कीजिए जहां से क्लाइंट्स इजीली बाय सेल कर सकते हैं। अब ये जो KYC है, कस्टमर का सारा डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और वो कस्टमर ऑथेंटिकेट है या नहीं है, एलिजिबल है या नहीं है, ये सारे चीज देखने का काम कौन करेगा, ब्रोकर करेगा। कंपनी इसमें इंटरफेयर नहीं करती। ब्रोकर आपका अकाउंट वेरीफाई करेगी, बैंक डिटेल्स वेरीफाई करेगी, और हमारा जो, मान लीजिए मैं कोई 1,000 रुपये का स्टॉक्स किसी कंपनी का लेता हूँ, तो ये पेमेंट मुझे ब्रोकर को करनी होती है, जिसके अगेंस्ट ब्रोकर जो है हमसे दलाली लेता है, और वो जो फंड है वो कंपनी, ब्रोकर जो है वो कंपनी को ट्रांसफर करती है, उसके अगेंस्ट में कंपनी हमें वो स्टॉक अलॉट करती है। तो इस तरीके से ये सारा चेन काम करता है। तो ब्रीफली हमें समझना है कि कोई भी कंपनी का स्टॉक अगर हमें खरीदना या बेचना है तो उसके लिए हमें कोई ब्रोकर के थ्रू ही जाना हो। आप डायरेक्ट किसी भी कंपनी में जाके उसके स्टॉक्स नहीं खरीद सकते हैं, तो इसीलिए कोई एक ब्रोकर आपको चुनना होगा। अब ब्रोकर ये काम हमारे लिए क्यों करेगा, क्यों वो किसी XYZ कंपनी के स्टॉक्स हमें प्रोवाइड करेगा, हमसे पैसा लेगा, वो उनको ट्रांसफर करेगा और उसके स्टॉक्स हमारे अकाउंट में डालेगा, ये सारा झमेला वो क्यों करेगा, क्यों करेगा?
अभी हम देखते हैं ब्रोकरेज कि ब्रोकरेज क्या है, किस तरीके से ब्रोकरेज अप्लीकेबल होता है। तो ऑलमोस्ट सभी जितने भी ब्रोकर हैं उनके पास में दो ब्रोकरेज प्लान होता है। पहला जो ब्रोकरेज प्लान है वो फिक्स ब्रोकरेज है और दूसरा जो है वो टर्नओवर बेस है। तो दोनों हम देख लेते हैं कि क्या दोनों में डिफरेंस है और कौन से प्लान को हमें चूज करना है जो हमारे लिए फायदेमंद है। तो आइए देखते हैं, एक एग्जांपल के जरिए इसे समझते हैं कि टर्नओवर बेस जो प्लान है ये क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। सपोज मान लीजिए कि हमारा जो ब्रोकर है वो हमें टर्नओवर बेस प्लान पे 2 पैसा ब्रोकरेज ऑफर कर रहा है। ये अलग अलग भी होता है, कोई 1 पैसा, कोई 2 पैसा, कोई 4 पैसा, अलग अलग ब्रोकर के अलग अलग रेट है। 100 रुपए के ऊपर 2 पैसा हमें ब्रोकरेज लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं कि मैं कोई SBI का स्टॉक खरीद रहा हूँ 250 रुपए का, 400 क्वांटिटी। तो 250 मल्टीप्लाई अगर 400 करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए के स्टॉक्स खरीदे और मैंने देखा कि 1-2 दिन में ही स्टॉक्स अच्छा खासा मूव कर गया, 25 रुपए का पर स्टॉक के पीछे मुझे प्रॉफिट आ रहा है। तो मैंने सेल किया, कितना, 275 रुपए के हिसाब से मेरे पास कितने शेयर्स थे, 400। तो मैंने 400 के 400 शेयर बेच दिए। तो अभी जो टर्नओवर हुआ वो कितना हुआ, 1,10,000 रुपया, क्योंकि 25 रुपया प्रॉफिट भी काउंट होगा। तो जब मैंने खरीदा तो 1 लाख में और बेचा तो 1,10,000 का, तो टोटल जो मेरा टर्नओवर हुआ वो कितना हुआ, 2,10,000। 2,10,000 रुपए पे मेरा टोटल टर्नओवर है और जो मेरा ब्रोकर है उसने मुझे ब्रोकर चार्ज किया हुआ है 2 पैसे का। तो 2 पैसे को अगर मैं 2,10,000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे जो ब्रोकरेज है ब्रोकर को वो कितना देना पड़ेगा, 4,200 रुपया सिर्फ ब्रोकरेज देना पड़ेगा। मुझे प्रॉफिट कितना हुआ था, 10,000 रुपया प्रॉफिट हुआ था, उसमें से आधा पैसा ऑलमोस्ट मेरा ब्रोकरेज में चला गया। अब इसमें टैक्स वगैरह भी लगता है, GST लगता है, CGST लगता है, ये सारे टैक्सेस भी लगते हैं, स्टैम्प ड्यूटी लगता है, ये सारी चीजें लगने के बाद में इसमें और कम हो जाएगा। तो आप समझिए बेसिक डिफरेंस क्या है। अभी हमने देखा कि टर्नओवर बेस्ड जो ब्रोकरेज लगता है वो किस तरीके से लगता है। अभी हम एक बार समझते हैं कि जो फिक्स ब्रोकरेज प्लान है, पर ट्रेड जो ब्रोकरेज प्लान है उसमें हमें ब्रोकरेज कितना चार्ज होगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन सा प्लान हमारे लिए सुटेबल है, उस प्लान के थ्रू हम आगे जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं फिक्स प्लान, जो फिक्स ब्रोकरेज प्लान है वो क्या है और किस तरीके से वो काम करता है। तो अभी वही एग्जांपल हम फिर से लेंगे कि हमने बाय कितने का किया था, SBI के जो स्टॉक्स है वो 1 लाख रुपए के बाय किए थे और 1,10,000 रुपए में हमने सेल किया। तो टोटल टर्नओवर जो हुआ था हमारा वो 2,10,000 रुपए हुआ था। अब 2,10,000 रुपए में 10,000 प्रॉफिट है। अब आपने जो प्लान चूज किया हुआ है, आपने प्लान चूज किया हुआ है 20 रुपया पर ट्रेड। मतलब आप कोई भी ट्रेड लगाइए, चाहे वो आप 1 लाख का लगाओ, चाहे आप 10,000 का लगाओ, चाहे 10 लाख का, आपको पर ट्रेड जो ब्रोकरेज है वो चार्ज करना पड़ेगा 20 रुपया। तो सपोज मेरा फिक्स ब्रोकरेज प्लान है, तो हमारे अभी देखते हैं कि टोटल ट्रेड कितने हुए। टोटल ट्रेड कितने हुए हमारे, नंबर 1 है बाय हमने 1 लाख का किया था और नंबर 2 है सेल किया था 1,10,000 का। तो हमारे टोटल ट्रेड जो हुए वो 2 ट्रेड हुए। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्रोकरेज प्लान है वो 20 रुपये पर ट्रेड का है। तो यहाँ पे 2 ट्रेड मतलब 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 40 रुपया। तो हमें जो ब्रोकरेज लगा है वो कितना रुपया लगेगा, मतलब हमारा जो 10,000 रुपया प्रॉफिट हुआ था उसमें माइनस 40 रुपये ब्रोकरेज लगेगा और जो भी अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 200 रुपया मैंने लिखा है, जो भी टैक्स लगेगा उसमें से माइनस हो जाएगा। उसमें ब्रोकरेज हमें इतना ही ज़्यादा लगा, जबकि ट्रेड तो सेम ही है। 2,10,000 का वहाँ पे भी ट्रेड हुआ है, 2,10,000 का यहाँ पे भी ट्रेड हुआ है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि वो जो पहला प्लान था वो टर्नओवर बेस्ड था और ये जो प्लान था ये फिक्स था। तो हमें कैसे चूज करना है, क्या हमें फिक्स प्लान में जाना चाहिए या हमें टर्नओवर बेस्ड प्लान में जाना चाहिए, ये डिपेंड करता है कंप्लीटली आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है। अगर आप 5-10 हज़ार रुपया लगा के मिनिमम नॉमिनल अमाउंट के साथ में स्टॉक मार्केट में आते हैं और आप
5-10 हजार रुपए का ही ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको जो टर्नओवर बेस्ड प्लान है वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि मान लीजिए कोई 1,000 रुपए का भी अगर आप शेयर लेते हैं और अगर आपका जो प्लान है वो है पर ट्रेड के हिसाब से, तो 1,000 रुपए के पीछे आपको ब्रोकरेज जो लगेगा वो कितना लगेगा, 20 रुपए लगेगा। लेकिन अगर वही प्लान आपका टर्नओवर बेस है तो 1,000 रुपए के पीछे आपको सिर्फ 20 पैसा लगेगा या 10 पैसा लगेगा। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। तो ये जब भी आप प्लान चूज करते हैं तो आपको क्या देख के चूज करना है, आप कितने फंड्स के साथ में ट्रेडिंग करने वाले हैं। क्या 5-10 हजार 20 हजार के अंदर ही अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप बेटर है कि टर्नओवर बेस्ड प्लान में जाइए। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका 10,000 रुपये का ये है ट्रेड है और उसमें आपको 400-500 रुपया प्रॉफिट है, तो उसमें आपका 20-30-40 रुपया, मान लीजिए आपका 300-400 रुपया प्रॉफिट है और आपका उसमें 40-50 रुपया या 100 रुपया सिर्फ इसी में चला जाएगा ब्रोकरेज में, तो वो नहीं पुराएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, टर्नओवर बेस्ड प्लान में करना। 10,000 का टर्नओवर है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगेगा, 10-20 रुपया उस पर ब्रोकरेज लगेगा पूरे टर्नओवर का। आप चाहे कितनी भी बार फिर बाय सेल कीजिए। लेकिन अगर आपका वॉल्यूम बड़ा है या अगर आपके पास में फंड बड़ा है, बड़े फंड में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, तो मैं आपको रेफर करूंगा कि आप फिक्स प्लान में ही जाइए। क्योंकि यहाँ पे आप चाहे 10 लाख का भी ट्रेड मारेंगे तो भी आपको ब्रोकरेज 20 रुपया या 15 रुपया जो भी ब्रोकरेज है वही लगना है। अगर आप 1 लाख का भी ट्रेड लगाएंगे तो भी आपको ब्रोकरेज उतना ही लगना है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके पास में फंड कितना है और कितने फंड के साथ में आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। अगर आप बिगिनर से शुरुआत करना चाह रहे हैं, 5-10 हजार से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको जो प्रिफरेबल रहेगा वो टर्नओवर बेस्ड प्लान रहेगा। तो जब भी आप ब्रोकरेज प्लान चूज करते हैं आपके ब्रोकर के पास में डीमेट अकाउंट खोलते वक्त, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में एक नेक्स्ट टर्म स्टॉक मार्केट में होती है, वो है कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या है, बेसिकली जो भी दिन भर हम ट्रेड करते हैं, 9:30 बजे मार्केट शुरू होता है और 3:30 बजे मार्केट इक्विटी मार्केट बंद हो जाता है। इस बीच में ये इक्विटी मार्केट का टाइम है और जो कमोडिटी मार्केट है वो 9 बजे शुरू होता है, तो रात के 11-11:30 बजे तक कमोडिटी मार्केट चालू रहता है। तो इसके बीच में जो भी आप ट्रेड करते हैं, जितना भी आपका ट्रेड वॉल्यूम है, कितने शेयर्स आपने बेचे हैं, खरीदे हैं, और ये सारी चीज़ों का डिटेल जो है, उस पर आपको कितना ब्रोकरेज चार्ज हुआ है, कितना टैक्स उस पर लगा हुआ है, ये सारी चीज़ों का एक एक पैसे का हिसाब आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट में मिलता है। तो हम कॉन्ट्रैक्ट नोट देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट जो मार्केट टाइम में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी बाय सेल कर रहे हैं, कोई शेयर्स ले रहे हैं, बेच रहे हैं, इस सारी शेयर्स का कट्टा चिट्टा जो है, यह आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट में मिलता है। ऑल ट्रेड डिटेल्स, जितनी ट्रेड आपने डाले हैं वो सारा डिटेल्स आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट में मिलता है। सेकंड है, क्या उस पे ब्रोकरेज आपको अप्लाई हुआ है। आपको मैन्युअली ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपने 1,25,300 रुपये का अगर ट्रेड किया तो इस पर मेरा कितना ब्रोकरेज कटा, क्या कटा, ये सारी चीज़ें आपको मैन्युअली ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो NSE और BSE का सॉफ्टवेयर है वो इतना स्ट्रांग और ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, यहाँ एक एक पैसे का आपको हिसाब मिलेगा। तो जो भी ट्रेड आप करते हैं उस ट्रेड का हिसाब किताब आपको मिलता है शाम को, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाती है। उसमें आपको सारे डिटेल्स रहेगा, ऑर्डर डिटेल्स रहेगी, उसके बाद में आपको कितना ब्रोकरेज लगा ये डिटेल्स उसमें मेंशन रहती है। उसके बाद में क्या टैक्सेस उसमें लगे हैं, कितना स्टैम्प ड्यूटी लगा, कितना GST लगा है, ये सारी चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में मेंशन रहती है। उसके बाद में कई बार ऐसा होता है जो नए लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, कभी कभी जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है वो जल्दी आ जाती है, 7-8 बजे तक ही आ जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है ये कोई मैन्युअली नहीं भेजता आपका हिसाब किताब करके, ये सिस्टम जनरेटेड होती है। NSE BSE या जो आपका ब्रोकर है ये सारी चीज़ का हिसाब किताब करता है
और उसके अकॉर्डिंग जब मार्केट क्लोज हो जाता है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजने को स्टार्ट हो जाती है। अब डिपेंड करता है, मान लीजिए मुझे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजनी है तो मुझे कम समय लगेगा, लेकिन अगर 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजनी है तो मुझे समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे कैलकुलेट करनी है और सारा ब्रोकरेज टैक्स ये सब मिला के मुझे कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजनी होती है। तो जो ब्रोकर है या एक्सचेंजेस है, ये सारी चीज़ों के लिए थोड़ा सा समय लगता है। ये डिपेंड करता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट कब आएगी, कितने ज़्यादा ट्रेड्स आज स्टॉक मार्केट में हुए हैं। कभी कभी कम ट्रेड्स होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रेड हो जाते हैं, तो उस टाइम पे कभी कम जब ट्रेड होते हैं तो जल्दी आ जाती है, 7-8 बजे तक आती है। कभी कभी काफ़ी लेट हो जाता है, 9-9 10-10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं कभी कभी, तब भी कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो नए जो लोग हैं वो डर जाते हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि उन्होंने ट्रेड किया, 6-7-8 बजे तक कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं आए तो फ़ोन करने लगे कि सर कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं आया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने ट्रेड किया है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट ज़रूर आएगी, आप निश्चिंत रहिए। आपके मेल पे ये आती है और कभी कभी ये स्पैम में आती है या कभी कभी इनबॉक्स में आती है। उसके बाद में उसमें क्या मेंशन रहेगा, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, P&L मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है। मान लीजिए 10,000 अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है तो उसमें मेरा ब्रोकरेज कितना कटा, उसके बाद में टैक्सेस कितना कटा, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना हुआ है। ये सारी चीज़ का जो स्टेटमेंट है ये आपको मैनुअल रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट में मिल जाएगी। तो ब्रीफ में समझते हैं कि जो भी ट्रेड आप दिन भर करते हैं उसका सारा डिटेल्स, ट्रेड डिटेल्स, ब्रोकरेज, टैक्स और कितना एग्जैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस हुआ है, इसका सारा डिटेल्स आपको इवनिंग में कॉन्ट्रैक्ट नोट में मिल जाता है। अभी देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है वो लाइव कॉन्ट्रैक्ट नोट किस तरीके से होती है और क्या क्या उसमें डिटेल्स हमें देखने को मिलती है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट नोट है, ये 5/5/2021 की रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट नोट है। तो इसमें ये जो ट्रेड डिटेल्स है ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या ट्रेड ने लिए है। ये हो गया ट्रेडिंग। नेक्स्ट पेज पे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन में लिए हुआ है। इसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। क्या क्या डिटेल्स है इसमें, ट्रेड डिटेल्स है, कितने लॉट्स लिए गए, कितने लॉट्स बाय हुए, कितने लॉट्स सेल हुए। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आप कितनी बार बाय सेल हुआ है, ये भी आपको दिखेगा। बाय बाय सेल इस तरीके से। तो ये जितनी भी बार बाय सेल हुआ है उतनी बार आपको ब्रोकरेज लगेगा। यहाँ देखिए ये फिक्स ब्रोकरेज का प्लान है, 20 रुपये हर ट्रेड पे लग रहा है। तो कितनी बार ये बाय सेल हुआ है उसी हिसाब से 340 रुपये का मुझे ब्रोकरेज लगा है। नेक्स्ट अभी देखते हैं इसमें कि आपका टैक्सेस क्या लगे हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको टोटल ब्रोकरेज जो है 340 रुपये लग गया। टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो 8,290 रुपये प्रॉफिट हुआ था। उसमें से जो टैक्स लगेगा, अभी देखिए क्या क्या लग रहा है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई 535 रुपये, ये एक टैक्स लगा है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा है 94 रुपीज़। उसके बाद में CGST लगाया है 48 रुपीज़। CGST, सेंट्रल GST और स्टेट GST दोनों मिला के 48 रुपीज़ ये लगा है। उसके बाद में एक्सचेंज का कुछ टैक्स लगता है, तो यहाँ पे 195 रुपये ये लग गया। ये सब टर्नओवर बेस है, आप ये मत सोचिए कि आप भी ट्रेडिंग करेंगे तो इतना। ये एक्चुअली जितना टर्नओवर ज़्यादा हो गया इस पर इतना टर्नओवर हुआ है। कितना है ये, तो ये टर्नओवर पे जो टैक्स लगता है, आप ये मत सोचिए कि आप भी ट्रेड करेंगे तो इतना ही टैक्स लगेगा। इट्स डिपेंड कि टर्नओवर कितना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे कितना टर्नओवर दिखा रहा है, 6 करोड़ 61 लाख, 6 करोड़ 61 लाख के आसपास ये टर्नओवर हुआ है, इसलिए इसमें इतने ज़्यादा टैक्सेस वगैरह लगे हैं। उसके बाद में ये जो अमाउंट है ये क्या है, नेट ग्रॉस प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट कितना हुआ था 8,290, उसमें से सब ब्रोकरेज और टैक्स कट के 7,418 रुपये आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट है। सो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट है
और जब भी आप ट्रेड करेंगे उस दिन ये आपको ज़रूर आएगी। अभी हम देखते हैं कि ब्रोकर्स किस तरीके से चुनने हैं या कौन से ब्रोकर के पास में हमें डीमैट अकाउंट खोलना है। बहुत सारे लोग दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। एंजल ब्रोकिंग है, आनंद राठी है, शेर खान है, आईसीआईसीआई है, काफ़ी सारी अभी ऑलमोस्ट सभी जो बैंक्स है, तो काफ़ी सारे ब्रोकर्स जो है वो एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है। कोई कोई कुछ ऑफ़र देता है, कोई कुछ ऑफ़र देता है। तो अभी हम समझते हैं कि हमें ब्रोकर किस तरीके से चूज़ करना है। काफ़ी ब्रोकर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो इंडिया में जो सबसे टॉप पे आज के डेट में ब्रोकर्स है वो ज़ीरोधा सबसे टॉप पे है, अपस्टॉक्स है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, उसके बाद में एंजल ब्रोकिंग है। तो मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा वो एंजल ब्रोकिंग सजेस्ट करूँ। क्यों एंजल ब्रोकिंग में हमें डीमैट अकाउंट खोलना है? तो सबसे पहली बात है, मैं जो पर्सनली ट्रेड करता हूँ वो मैं दो स्टॉक ब्रोकर में ट्रेड करता हूँ। सबसे पहला है एंजल ब्रोकिंग और दूसरा है निर्मल बंग। तो हम समझते हैं कि क्यों मैंने इन दोनों को ही चुना है ट्रेडिंग के लिए और क्या इनमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है। तो सबसे पहले एंजल ब्रोकिंग का आपने नाम सुना ही होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सब जगह अभी एंजल ब्रोकिंग का ऐड हो रहा है। अभी तो ये चौथे नंबर पे है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ में बता सकता हूँ कि ये आने वाले साल भरे के अंदर ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकिंग हाउस और नंबर 1 का ब्रोकिंग हाउस रहेगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि इसका जो ऐप है, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए हमें दिया गया है, ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। और एक खास बात है कि एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट इतना इजीली प्रोसेस हो जाता है कि मतलब काफ़ी आसान प्रोसेस है। अदरवाइज पहले जब हम डीमैट अकाउंट खोलते थे तो कम से कम 50 से 100 साइन मारनी पड़ती थी एक डीमैट अकाउंट के फॉर्म पे। इतना ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन इन्होंने इतना इजी किया हुआ है। और अगर आपका आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको 5 मिनट के अंदर आपको डीमैट अकाउंट मिल जाता है और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसका कुछ साल का जो चार्जेस रहता है वो बहुत नॉमिनल है, 200-300 रुपया। लेकिन ओवरऑल अभी जब आप स्टार्ट करेंगे आपको ये कम्प्लीटली फ्री में मिलेगा। और इसमें एंजल ब्रोकिंग में जो बेसिक प्लान है वो 2 प्लान है। इसमें पर ट्रेड ही प्लान है, उससे नीचे इसमें प्लान नहीं है। मतलब जो टर्नओवर बेस्ड प्लान है वो इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ 2 ट्रेड बेसिक प्लान है। एक है फिक्स प्लान जो 20 रुपये का है, जो 20 रुपया पर ट्रेड आपको चार्ज करेगा। और दूसरा है जो 50,000 के नीचे अगर आपका टर्नओवर है तो उस पर आपको लगता है 15 रुपया। 50 के नीचे अगर आपका टर्नओवर है तो आपको 15 रुपये पर ट्रेड चार्ज होगा। और जो लोग छोटे फंड के साथ में आ रहे हैं 5,000, 10,000, 20,000, तो उनको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप टर्नओवर बेस में शिफ्ट हो जाइए। और टर्नओवर बेस में सबसे बढ़िया अगर कोई ब्रोकर है तो वो है निर्मल बंग। निर्मल बंग में अकाउंट ओपन के लिए भी लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका थोड़ा प्रोसेस लेंदी है लेकिन बढ़िया है, क्योंकि आपको ब्रोकरेज अगर छोटा ट्रेड अगर आप कर रहे हैं छोटे ट्रेड्स तो आपको ब्रोकरेज ज़्यादा ना देना पड़े। अदरवाइज जो प्रिफरेबली अगर मैं स्ट्रांगली किसी को रिकमेंड करता हूँ तो वो निर्मल बंग ही है। अगर स्ट्रांगली मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ तो एंजल ब्रोकिंग ही है। थोड़ा बहुत ब्रोकरेज लग जाता है लेकिन प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, टेक्निकल सपोर्ट ज़बरदस्त है, बाय सेल इजीली है, डिपॉजिट इजीली है और डीमैट अकाउंट भी बहुत इजीली उसमें ओपन हो जाता है। सो आपको जो कन्वीनियंट है जिसमें भी आप उसमें डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। क्यों हमें स्टॉक मार्केट में आना चाहिए? क्या क्या कारण है कि इतने ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में आज की डेट में इंटरेस्ट ले रहे हैं और इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्या आपको पता है कि पूरे इंडिया में सिर्फ 2 से 3% पॉपुलेशन ही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं? और ये जो आंकड़ा है वो इतना तेजी से बढ़ रहा है। अगर सिर्फ 2-3% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है और सेंसेक्स और निफ्टी और स्टॉक के प्राइस इतने हाई है, तो सोचिए जब ये पॉपुलेशन बढ़ जाएगा या ये जो परसेंटेज है 2 से 3% या ये जो 5% हो जाएगा या 10% हो जाएगा, जो कि हो रहा है,
इस लॉकडाउन में और जो पैंडेमिक में जो महामारी आई हुई है, इसमें लोगों को ये तो सिखा दिया है कि हमें कोई ना कोई सेकंड इनकम सोर्स चाहिए। तो क्यों लोग स्टॉक मार्केट को प्रीफर कर रहे हैं? सबसे पहला रीजन ये है कि ये एक बेसिक ऐप है। जैसे आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, उसी तरह इसका भी एक आपको ऐप मिल जाता है जिसमें आप बाय और सेल कर सकते हैं। दूसरा, इंटरनेट के साथ में इसकी कनेक्टिविटी है। तो जो भी 5-6 हजार स्टॉक्स पूरे मार्केट में लिस्टेड है, उसमें से कोई भी स्टॉक्स आप उंगलियों पे, अंगूठे पे बाय और सेल कर सकते हैं। जो भी ब्रोकर्स है उनके साथ जब हम जुड़ते हैं, डीमेट अकाउंट खोलते हैं उनके पास में, किसी भी ब्रोकर के पास में, तो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है जिसमें हम किसी भी कंपनी में जो एनएससी या बीएससी में लिस्टेड है, ऐसी किसी भी कंपनी के साथ में डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। उसका क्या स्टॉक रेट है, क्या उसके इंटरनल न्यूज़ है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो ये कि ईजी प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड होता है जब भी हम एक डीमेट अकाउंट खोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इन्फोसिस है, इन्फोसिस लिमिटेड, ये पहला स्टॉक है। उसके बाद में बजाज फाइनेंस है, रिलायंस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद में काफ़ी सारे यहाँ पे जितने भी कंपनीज, टाटा मोटर्स है, JNK बैंक है, एस बैंक है, वोडाफोन आइडिया है। तो ये सारी जितनी भी कंपनियाँ NSE BSE में लिस्टेड है, उन सब के साथ में जुड़ने के लिए एक आसान सा हमें प्लेटफॉर्म मिलता है। ये सबसे एक बढ़िया फ़ायदा है डीमेट अकाउंट होने का। तो आप भी यहाँ एक लिंक में डीमेट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, ये सिर्फ 5 मिनट लगेगा प्रोसेस करने के लिए। तो आप जो लिंक नीचे दिया हुआ है उस पर क्लिक, आप भी अपना डीमेट अकाउंट खोल लीजिए ताकि आपको भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो और जो भी आप स्टडी कर रहे हो वो आसानी से आप यहाँ पे सीख सके या फिर वो आपके आँखों के सामने हो। और 1 क्लिक है, मोबाइल पे ही सारी चीज़ें इंटरनेट और मोबाइल में ही आपको अवेलेबल हो जाती है। बड़ा कारण है कि आज के डेट में स्टॉक मार्केट में लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट है, ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा के दें। दूसरा है कि हमें एक इजी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल यहाँ पे हो जाता है। आप जितनी भी कंपनियाँ, मान लीजिए पैरों के नाखून से लेके सर के बालों तक, जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं, चाहे वो कपड़े से रिलेटेड हो, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, जो है वो सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो अभी आप अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट नया है या बहुत बढ़िया प्रोडक्ट नया ये मार्केट में आया हुआ है, तो इसके स्टॉक्स ऑब्वियसली लेने चाहिए। जैसे मान लीजिए जब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने, मुकेश भाई ने जब जियो लॉन्च किया था, तो सबको पता था, जब फ्रेश था तो इतना इंटरनेट का स्पीड आज के पहले लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। पहले तो जो थका हुआ स्पीड चलता था एकदम 250 kbps, 256 kbps, इस तरीके से स्पीड चलता था। जब जियो ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, तब उन्होंने जो लोगों को स्पीड दिया 1 Mbps, 2 Mbps स्पीड, इसके पहले लोगों ने ऐसी स्पीड को एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। तो वो प्रोडक्ट लोग यूज़ करना शुरू हो गए। तो आपको ये गेस करना था कि इतना बढ़िया प्रोडक्ट अगर रिलायंस लेके आ रही है, तो सोचिए अगर ये हर आदमी के पास में चला जाए तो रिलायंस के शेयर्स का प्राइस क्या रहेगा। मतलब जब रिलायंस ने जियो को लॉन्च किया था तो उसके शेयर्स प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गए थे। तो इतना ज़बरदस्त हमारे पास में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है इंटरनेट के थ्रू और ऐप के थ्रू। इसके बाद है कि आपको एक आईडी पासवर्ड प्रोवाइड हो जाता है जिसमें आपकी प्राइवेसी होती है। ये जो ऐप है, जैसे आप अपना व्हाट्सअप आप खुद चलाते हैं, कोई और नहीं चला सकता दूसरे के फ़ोन पे, वैसे ही ये तो और भी सिक्योर्ड है। वो तो खैर कोई कर भी सकता होगा, लेकिन डीमेट अकाउंट कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता जब तक उसके पास में आपका आईडी पासवर्ड ना हो। उसके बाद में यहाँ पे OTPs आते हैं, मेल पे OTP आता है, SMS पे OTP आता है। तो काफ़ी पूरी तरीके से ये सिक्योर्ड है और आप जिसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमें डीमेट अकाउंट अभी खोलना है, तो क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है डीमेट अकाउंट के लिए? तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो हमें चाहिए होता है, जो
मोस्ट मैंडेटरी है वो है पैन कार्ड। आपका ओरिजिनल पैन कार्ड चाहिए, जेरोक्स भी नहीं चाहिए, और प्रॉपर पैन कार्ड हो आपका, मतलब क्लियर कॉपी उसकी हो, या तो फिजिकली आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए या फिर आपके पास उसका फोटो मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल होना चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स डीमेट अकाउंट खोलने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए चाहिए होता है वो है पैन कार्ड। सेकेंड, ये पैन कार्ड जो है वो एज आईडी यूज होगा। तो एड्रेस प्रूफ के लिए दूसरा डॉक्यूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट वो हमें चाहिए होता है आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या इलेक्शन कार्ड हो सकता है, कोई भी चलेगा। आधार कार्ड मोस्ट प्रोबेबली सब लोग अभी अवेलेबल है, तो आधार कार्ड ही यूज करेंगे। अब इसमें एक ध्यान आपको ये रखना है कि जो पैन कार्ड पे आपके नाम का जो स्पेलिंग है वो और आधार कार्ड पे जो आपका नाम का स्पेलिंग है वो सेम होना चाहिए, कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो डीमेट अकाउंट का एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, स्ट्रिक्टली रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है कि कर लीजिए हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब डिजिटली है, सब ऑनलाइन वेरीफाई होता है। तो मेक श्योर कि आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड में जो नाम का स्पेलिंग है वो प्रॉपर करेक्ट है। अगर नहीं है तो आपको पहले करेक्ट करना पड़ेगा। पैन कार्ड पे नहीं है तो पैन कार्ड पे आपको करेक्ट करना पड़ेगा, आधार कार्ड पे नहीं है तो आधार कार्ड पे आपको करेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा बेस्ट है कि अगर आपके आधार कार्ड के साथ में अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ में लिंक है तो आपका डीमेट अकाउंट हार्डली यार 5 मिनट में खुल जाएगा। सिर्फ 5 मिनट में आपको एंजल ब्रोकिंग डीमेट अकाउंट प्रोवाइड कर देगी, जिसका आपको मेल पे और मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। तीसरी चीज हमें चाहिए होती है जो बैंक डिटेल्स है। अब बैंक डिटेल्स से रिलेटेड काफी सारे लोग कुछ गड़बड़ कर देते हैं। बैंक डिटेल्स जब आप डीमेट अकाउंट के लिए देंगे तो सबसे पहला प्रिकॉशंस आपको लेना है कि जो बैंक आपकी यूजर फ्रेंडली है, मतलब जिसमें आप इजीली डिपॉजिट कर सके और आप इजीली विड्रॉल ले सके, मतलब इजी एक्सेस जिस बैंक का है वही बैंक आपको यहाँ पे देनी है। या तो उसका इंटरनेट बैंकिंग होना चाहिए या फिर उसका यूपीआई होना चाहिए, गूगल पे या फोन पे जो भी है वो होना चाहिए, ताकि आपका पेमेंट डिपॉजिट इजीली हो और विड्रॉल जो है वो आप इजीली कैश कर सके। तो बैंक का डिटेल्स चाहिए। बैंक के डिटेल्स में आपको क्लियर कॉपी ऑफ पासबुक, मतलब जो बैंक पासबुक हमें प्रोवाइड करता है उसका क्लियर कॉपी चाहिए, अदरवाइज एक कैंसिल चेक जिस पे आपका नाम लिखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। प्रिंटेड नाम होना चाहिए। अगर आप चेक दे रहे हैं तो उस पर आपका प्रिंटेड नाम होना चाहिए अकाउंट नंबर के साथ में, और अगर आप पासबुक दे रहे हैं तो उसका क्लियर कॉपी होना चाहिए जिसपे आपका नाम, अकाउंट नंबर और बैंक का जो सील होता है, स्टैंप होता है बैंक का ओरिजिनल, वो होना चाहिए। इसमें जेरोक्स नहीं चलेगा, इसमें आपको ओरिजिनल कॉपी ही देना है। तो ये इन बातों का आप ध्यान रखिए। ये 3 डॉक्यूमेंट्स मेन हो गए। पहला हो गया पैन कार्ड, दूसरा हो गया आधार कार्ड, अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो सबसे बढ़िया है, और तीसरा है आपका बैंक डिटेल्स। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल ऐसा रहता है कि भाई हमने बैंक डिटेल्स दे दिया तो इसमें से कोई हमारा पैसा तो नहीं निकाल लेगा। तो ये मूर्खता भरा सवाल है। पहली बात तो ये समझिए, बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट दोनों में अगर आप मुझे पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड क्या है, तो सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड है डीमेट अकाउंट। इसमें ये इतना सिक्योर्ड है कि एक बार मान लीजिए आपके 2 अकाउंट है, एक एसबीआई में है और एक आईसीआईसीआई में। अभी आपने डीमेट अकाउंट खोलते वक्त मान लीजिए आईसीआईसीआई का अकाउंट दे दिया और फंड जो है आपका वो एसबीआई में पड़ा हुआ है, तो आप बोलेंगे कि भाई एसबीआई भी तो मेरा ही अकाउंट है, आप एसबीआई से ले लीजिए चेक। तो ऐसा नहीं होता। आपको जो डीमेट अकाउंट में आपने बैंक लिंक किया हुआ है उसी से फंड जाएगा और फंड भी उसी में ही आएगा। कोई हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड का अकाउंट दे दिया और बीबी कह रही है कि भाई मेरे अकाउंट में आप विड्रॉल आना चाहिए इसका, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। जो जिसका डीमेट अकाउंट है वही बैंक डिटेल्स आपको उसमें देनी है। दूसरा, आपके बिना परमिशन के जब तक आप डीमेट अकाउंट में फंड डिपॉजिट करेंगे नहीं तब तक डीमेट अकाउंट में फंड नहीं जाता। विड्रॉल आ सकता है एक बार, हो सकता है जो फंड आपने डीमेट अकाउंट में डाल दिया हो वो 3 महीने के बाद अगर आपने यूज़ नहीं किया ट्रेडिंग के लिए तो वो ऑटो विड्रॉल हो जाता है। जो ब्रोकर है उसे ऑटो विड्रॉल कर देता है।
तो हो सकता है कई बार कि आपने फंड डीमेट अकाउंट में डाल दिया लेकिन आपने ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं किया, तो वो अपने आप विड्रॉल आ जाएगा। लेकिन अपने आप बैंक से कट के डीमेट अकाउंट में नहीं आएगा, वो आपको ही करना पड़ेगा, चाहे आप नेट बैंकिंग के थ्रू कीजिए, चाहे आप चेक दीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका वर्किंग ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर। ये दोनों का आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट नोट और जो भी कम्युनिकेशन आपका और आपके ब्रोकर का होगा वो मोबाइल पे है और ईमेल आईडी पे ही होने वाला है। तो जो वर्किंग ईमेल आईडी है आपका वही रखिए, या फिर जो मोबाइल नंबर आप रेगुलर यूज़ करते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ यूज़ कीजिए। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ये कंपलसरी है, या फिर आप सेल्फी भी ले सकते हैं, क्लियर फ़ोटो होना चाहिए। और इसी के साथ में आप डीमेट अकाउंट प्रोसेस करते हैं तो आपका डीमेट अकाउंट सारे डॉक्यूमेंट्स अगर ओके है तो विद इन 5-10 मिनट के अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुल जाता है। से जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है में आप क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी सब ब्रोकर के थ्रू ही डीमेट अकाउंट खोलिए। जैसे मेरे पास में एंजल ब्रोकिंग की सब ब्रोकरशिप है या निर्मल बैंक की है। अगर आप डायरेक्ट इस मेन ब्रोकर के साथ में जुड़ जाते हैं तो दिक्कत ये हो जाती है कि वो सर्विस नहीं दे पाते। अभी मान लीजिए 1 लाख क्लाइंट्स अभी एंजल ब्रोकिंग के पास में है और आपने किसी सब ब्रोकर के पास में डीमेट ना खोलते हुए सीधा उनके पास खोला, तो वो उस लेवल की सर्विस नहीं दे पाते। इस है कि आप सब ब्रोकर के साथ ही जाइए और सबसे बढ़िया सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है। तो नीचे जो लिंक है इसके साथ क्लिक करके आप नीचे जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट प्रोसेस कर लीजिए। और जो आपको कुछ लगती है या कुछ क्वेश्चन अगर आपके है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर भी लिंक उसमें दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में हम देखेंगे कि ट्रेडिंग किस तरीके से होती है, लाइव क्या है, कैसे हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं उसमें, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, डिलीवरी ट्रेडिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।